हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। तो स्मार्टली स्टडी करने के लिए हम कर रहे हैं एक प्लेलिस्ट जो कि बेसिकली बेस्ड है एमपी टेट की जो एग्ज़ाम है वर्ग 3 की, जो कि नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाली है उस पर। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये प्लेलिस्ट। एंड इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट टेलीग्राम एंड सारे पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो आई होप यू ऑल जॉइन दिस फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। थैंक यू। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भाषा शिक्षण तथा उसके कार्य, लैंग्वेज एंड इट्स फंक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा यानी कि लैंग्वेज क्या होती है। तो भाषा जो है वो भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम मात्र है। मनुष्य और पशु में सिर्फ यही एक सबसे बड़ा अंतर है कि मनुष्य अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं और दूसरों के जो विचार हैं उन चीज़ों को वो समझ पाते हैं। उनके पास इन चीज़ों का एक माध्यम है जो कि भाषा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। अब यहाँ बच्चों की बात होगी क्योंकि हम टीचिंग एप्टीट्यूड से डिपेंड करके पढ़ रहे हैं। तो भाषा जो है वो बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करता है। बच्चों के लिए बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता है वो उसी तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा जिस लेवल की उसकी बौद्धिक क्षमता होगी। और बहुत से लोग वाणी और भाषा को एक जैसा मानते हैं, पर्यायवाची के रूप में मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों अलग अलग हैं। कैसे? तो भाषा जो है वो संप्रेषण के सभी साधन जो है वो सभी भाषा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें विचार हो गए, भाव हो गए, या इनको अगर हम प्रतीकात्मक रूप बनाएं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सभी भाषा के अंतर्गत आती हैं, जिससे व्यक्ति जो है वो अपने विचारों को और भावों को दूसरों के समक्ष अर्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। वहीं वाणी जो है वो भाषा का ही एक स्वरूप है। तो भाषा के अंतर्गत ही वाणी आती है, जिसमें अर्थ को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए हमें ध्वनियों का उच्चारण करना पड़ता है या शब्द उच्चारित करने पड़ते हैं। तो वाणी जो है वो बेसिकली भाषा का एक पार्ट है। ठीक है। भाषा जो है वो एक कला है और दूसरी कलाओं की भांति इसे सीखा जाता है। सतत अभ्यास से इसमें और अच्छे हम होते जाते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति जो है वो स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है। बचपन से शिशावस्था से लेके बड़े होते तक बच्चों में अलग अलग चीज़ें क्रिएट होती है ताकि वह अपनी बात दूसरों को समझा सके, चीज़ें ग्रहण करता है, शब्द ग्रहण करता है। इस प्रकार से मनुष्य में जो ये प्रवृत्ति है भाषा सीखने की वो स्वाभाविक ही है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि वाणी जो है वो भाषा का एक विशिष्ट ढंग है और भाषा व्यापक संप्रत्यय है, और या कह सकते हैं वाणी जो है वो भाषा का एक माध्यम है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाषा के कार्य और इसका महत्व, क्या क्या इसके कार्य है और क्या क्या इसका महत्व हो सकते हैं। तो सबसे पहला है इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। तो भाषा जो है वो व्यक्ति को अपनी इच्छाओं, अपनी आवश्यकताओं, अपनी पीड़ा या मनोभाव, कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसे दूसरों के समक्ष रखना है, तो उसका एक माध्यम जो है वो भाषा ही रहती है। नेक्स्ट है विचार विनिमय के सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन के रूप में। अब बालक जो है वो जन्म के कुछ दिन पश्चात ही परिवार में रहता है, सबको देखता है और उनसे कुछ चीज़ें सीखता है, और उन चीज़ों में भाषा भी एक है जो वो सीखने लगता है। स्वाभाविक रूप से उसका बच्चा अनुकरण करता है और उन्हें धीरे धीरे सीखता है। अब सीखने के लिए उसे शुरू में किसी भी अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती। जो जनरल भाषा है, उसकी मातृभाषा है, वो दूसरों को देखकर उसका अनुकरण कर कर ही सीख जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक संबंध के लिए। तो भाषा जो है वो एक तरह से माध्यम है ताकि हम दूसरों से बात कर सकें, तालमेल स्थापित कर सकें और हमारे तालमेल और ज़्यादा अच्छे विकसित कर सकें। भाषा के जरिए ही हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, और हम चूँकि सामाजिक प्राणी हैं इसलिए हमें समाज में रहना है और हमारे विचार हमें समाज तक पहुंचाने हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम दूसरों के साथ अंतः क्रिया कर सकें। वहीं हम देखते हैं कि जो अंतर्मुखी बालक होते हैं वो कम अंतः क्रिया करते हैं, और इसलिए कम अंतः क्रिया करने की वजह से उनका पर्याप्त सामाजिक विकास भी नहीं हो पाता है। चौथा है ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में।
वहीं हम देखते हैं कि बहुत सा ज्ञान है जो हमें विरासत के रूप में मिला है अपनी पीढ़ियों से। और चूँकि प्राचीन और नवीन ज्ञान हो गया, आत्मा या विश्व को पहचानने संबंधी ज्ञान हो गया, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली में हमको मिलती किस रूप में है, किसी न किसी भाषा में लिखी हुई रहती है। तो ये जो भाषा ही है माध्यम है ताकि हम हमारे को जिस टाइप का ज्ञान चाहिए वो हम प्राप्त कर पाएँ। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण। अब बालक जो है वो समाज के लोगों के साथ किस तरह बात करता है, किस तरह बोलता है, किस तरह से उठता बैठता है, और उसके प्रश्न कैसे होते हैं, उसके उत्तर कैसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम भाषा के ज़रिए ही उनका मूल्यांकन कर पाते हैं। और समाज में किस तरह से रह रहा है उसका भी मूल्यांकन होता है, इसलिए इसे सामाजिक मूल्यांकन भी कहा जाता है। देन है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। अब भाषा जो है वो व्यक्तित्व का विकास भी करती है। आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से हम अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो जो अंदर हमारे चल रहा है वही क्या होता है, बाहर झलकता है भाषा के जरिए। तो भाषा भी है जो हमारे व्यक्तित्व को बाहर निकालने में या अभिव्यक्त करने में मदद करती है। अभिव्यक्ति के ही साथ हम अंदर छिपी जो हमारी शक्ति है उसे प्रकट कर पाते हैं, अपने विचारों को, अपने भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त कर पाते हैं, और भाषाएं बोलने में समर्थता जो है वो विकसित होती है व्यक्ति में, और उसके अंदर के लक्षण के हिसाब से ही वो होती है। नेक्स्ट हमारा है शैक्षिक उपलब्धि के लिए आवश्यक। अब हमें आज के ज़माने में तो शैक्षणिक उपलब्धि बहुत ज़रूरी है, और जितने भी ज्ञान है वो सभी शैक्षणिक ज्ञान जो है वो भाषा के ज़रिए ही सिखाया जाता है या बताया जाता है। और भाषा का संबंध हमारी बौद्धिक क्षमता से भी है। जिस प्रकार की हमारी बौद्धिक क्षमता होगी उस प्रकार की भाषा का प्रयोग हम जनरली करते हैं। तो इन सब को अभिव्यक्त करने के लिए भी भाषा लगती है, और अगर शैक्षिक उपलब्धि चाहिए हमें तो उसके लिए भी हमें भाषा की ज़रूरत होती है। अगर बालक जो है वो बालक अपने विचारों को भाषा के जरिए अभिव्यक्त नहीं कर पाता तो उसकी शैक्षिक उपलब्धि भी पर्याप्त नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। अगर बालक अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर रहा है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो शैक्षिक उपलब्धि है वो भी अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी है। देन है दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए। अब कुछ जो बच्चे होते हैं उनकी भाषा प्रिय लगती है, मधुर लगती है, ओजस्वी लगती है, तो वो इसलिए क्योंकि वो जो शब्दों का चुनाव करते हैं वो सही करते हैं, अपनी भाषा को ढंग से यूज़ करते हैं। तो अब दूसरों को प्रभावित करने के लिए और प्रिय, मधुर या ओजस्वी होने के लिए भी हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। अपने समूह, परिवार, समाज के व्यक्तियों में को प्रभावित करते हैं अपनी भाषा के जरिए, और उन्हीं को महत्व ज़्यादा सभी जन देते हैं जो कि जिनका भाषा व्यवहार अच्छा होता है, प्रभावपूर्वक होता है। तो दूसरों को प्रभावित करने के लिए भी भाषा भी ज़रूरी है। वहीं साहित्य एवं कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करने में किसी भी प्रांत या हम देश की बात करें, उनकी साहित्य की बात करें, कला की बात करें, तो जो भाषा ही है वो जो उन चीज़ों को जीवित रखती है। अगर हमें आज पूरी पुरानी बातों के बारे में, प्राचीन काल के बारे में पता है तो वो किस लिए पता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिटर्न फॉर्मेट में है, या कोई हमें अपनी भाषा के ज़रिए, अपने शब्दों के ज़रिए अभिव्यक्त करके हमें सुना रहे हैं। तो ये दोनों वे में जो दोनों ही वे है ये किस वजह से, क्योंकि दूसरे हमें उनकी भाषा के माध्यम से हमें समझा पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी, सृष्टि के नए सृजन के लिए और नए आविष्कारों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए विशिष्ट जीवन शैली जो है, हमारे आचार विचार है समाज के, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें भाषा के ज़रिए ही पता चलती हैं। नेक्स्ट है भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से भाषा जो हमारे अंदर जो भाषा विकास हो रहा है वो प्रभावित होता है। जैसे कि स्वास्थ्य, अगर हमारा स्वास्थ्य नहीं अच्छा होगा तो हम दूसरी चीज़ों में भी गति नहीं कर पाते हैं। देन है बुद्धि, तो हर एक बच्चों का बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है। जिसकी बौद्धिक स्तर उच्च होता है उसकी भाषा का विकास बहुत अच्छे से होता है, और जिसका बौद्धिक स्तर अच्छा नहीं होता है उसमें उसकी अपेक्षाकृत निम्न बुद्धि वालों का जो भाषाई विकास है वो थोड़ा कम होता है। वहीं हम देखते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति,
तो अगर बालकों का सामाजिक आर्थिक स्तर जो है वो कम है, वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ के जो शब्द हैं वो अलग रहेंगे, वहाँ का जो भाषा विकास है वो अलग होगा। और अगर कोई व्यक्ति अच्छे स्कूल में पढ़ता है, शहर में रहता है, तो वहाँ के उसके शब्द जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे रहने की स्थिति और समाज की स्थिति भी इसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिंगीय भिन्नता। तो बालिकाएं बालकों की अपेक्षा अधिक शुद्ध उच्चारण करती हैं, लेकिन ऐसा प्रत्येक मामलों में नहीं होता। कहीं जगह देखने को मिलता है कि जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा शुद्ध और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीखती हैं बजाय कि लड़कों के। ये तो है हमारी शिक्षा शास्त्र के हिसाब से। बाकी हर जगह अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। देन है परिवार का आकार। छोटे परिवार में जो है वो भाषा का विकास जो है बड़े परिवारों की तुलना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अगर छोटा परिवार रहेगा तो माता पिता हर एक बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे और अगर उनसे कोई त्रुटि होगी तो उन्हें वो समझा पाएंगे। वहीं अगर ज़्यादा बच्चे हैं और परिवार बड़ा है तो हर एक की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा पाएगा। कई चीज़ें रह जाएंगी, कई चीज़ें समझा दी जाएंगी और कई चीज़ें रह जाएंगी। तो इस प्रकार से परिवार का आकार भी इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है बहुजन्म। कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जिसमें प्रमाणित होता है कि अगर एक साथ अधिक संतानें पैदा होती है तो उनमें भाषा विकास विलंब से होता है। जैसे ट्विंस हुए, ट्रिपलेट हुए, उनकी बात है। इसका कारण यह है कि बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं, दोनों ही अपरिपक्व भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो दोनों ही ढंग से नहीं सीख पाते और वो उनकी जो बोल सकते हैं विकास है वो थोड़ा धीमा हो जाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि एक बच्चा अगर गलत उच्चारण कर रहा है तो उसकी नकल करके जो दूसरा बच्चा है वो भी उसी प्रकार से गलत उच्चारण ही करेगा। ऐसे में अगर वो सही कर रहा है तो वो दूसरा भी सही सीखेगा। तो इसमें दोनों चीज़ें साथ में कोरिलेट होकर चलती हैं। वही है द्विभाषावाद। अगर एक ही परिवार में दो भाषाओं का यूज़ हो रहा है, जैसे कि पिता एक भाषा बोल रहा है और माता अलग, तो इसमें भी उसके विकास को प्रभावित करता है। क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है तो वो भ्रमित हो जाता है कि अगर एक ही चीज़ के लिए दो शब्द अगर माता पिता यूज़ कर रहे हैं तो वो भ्रमित हो जाता है कि दोनों में से कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द उसे यूज़ करना चाहिए। तो इस प्रकार से भ्रमित की वजह से भी उसका जो विकास है वो थोड़ा कम हो जाता है, धीमा हो जाता है। नेक्स्ट है परिपक्वता। तो परिपक्वता से क्या तात्पर्य है कि जो भाषा के अव्यय हैं, उसके स्वर हैं, उन पे नियंत्रण होना। तो बोलने में जिह्वा, गला, तालु, होठ, दांत, स्वर यंत्र, ये सारी चीज़ें सहायक होती हैं। अब अगर किसी भी कमज़ोरी या कमी की वजह से कमी होती है शारीरिक रूप से, तो वो भी प्रभावित करती है वाणी को। और इन सभी अंगों में जब परिपक्वता आ जाती है तो भाषा पर नियंत्रण हो जाता है और अभिव्यक्ति और भी स्पष्ट और प्रभावी बनती जाती है। वहीं हम देखते हैं संवेगात्मक तनाव। तो जिन बच्चों के संवेगों का कठोरता से दमन हो जाता है या कोई उनके संवेगों को ठीक से बाहर नहीं निकलने देता, तो इन ऐसी कंडीशंस में भी बच्चों की जो भाषाई विकास है वो देरी से होता है। वहीं हम देखते हैं व्यक्तित्व। तो जो फुर्तीले होते हैं, चुस्त होते हैं, बहिर्मुखी स्वभाव वाले बच्चे होते हैं, उनका जो विकास है वो ज़्यादा अच्छा होता है। वहीं अंतर्मुखी स्वभाव वाले बच्चों का जो अंतर्मुखी स्वभाव वाले बच्चे जो होते हैं उनमें ये विकास धीमी गति से होता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण विधि। तो प्रशिक्षण विधि भी भाषा विकास को प्रभावित करती है कि किस प्रकार से उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उन्हें किस तरह से समझाया जा रहा है। अगर उनका प्रयोग व्यवहारिक हो से न करा जाए तो भी उनकी जो भाषा की अभिव्यक्ति है, जो कौशल है, वो पर्याप्त तरीके से उसका विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाषा विकास में सुनने की भूमिका। सुनने की क्या भूमिका? अगर हम ढंग से सुन रहे हैं तो किस प्रकार से हमारा भाषा का विकास होगा, और अगर हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं तो क्या उसमें प्रभाव पड़ेगा। श्रवण कौशल। अगर बच्चों में भाषाई कौशल के विकास के क्रम में सबसे पहले श्रवण कौशल आता है, और अगर श्रवण कौशल का मेन मीनिंग क्या है? सुनना और सुनकर चीज़ों को समझना, तो ये होता है श्रवण कौशल। अब अगर बच्चा सही से नहीं सुन पा रहा है या सही चीज़ें वो नहीं सुन रहा है तो वो ग्रहण भी गलत चीज़ें करेगा, और फिर बाद में जब आगे दूसरे कौशलों के विकास की बारी आएगी तो वो चीज़ें भी गलत होगी, क्योंकि उसने सुना ही गलत है, समझा गलत है, तो बाकी चीज़ें भी गलत ही वो मानेगा।
शुद्ध उच्चारण करने में अगर सुनना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ही। इसके माध्यम से बच्चों को शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। अगर सुनने के माध्यम से बच्चा बोलने लगता है शुरुआत में, क्योंकि बच्चा जो सुनता है वही बोलता है। अब अगर उसने सुनने में कुछ गलती करी या उसने उच्चारण सही नहीं सुना, तो जब वो खुद उच्चारण करेगा तो उस टाइम पे भी वो गलत अशुद्धियों वाला उच्चारण करेगा। फिर है शब्द भंडार में वृद्धि। जैसे जैसे बच्चे चीज़ों को सुनते हैं वो अपने अंदर उसको संभाल लेते हैं और धीरे धीरे उनके शब्दकोश में भी वृद्धि होती है, जिसके माध्यम से जैसे जैसे शब्द बढ़ेंगे उनका भाषा विकास भी उसी स्पीड में होगा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। जैसे कि हम रेडियो, ऑडियो, इस टाइप के कुछ उपकरण होते हैं जिसको हम सुनकर समाज के बारे में, सामाजिक व्यवहार के बारे में, जीवन के बारे में और भी कई संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर पाते हैं। तो ये भी एक सुनने के ज़रिए ही हो रहा है। दूसरा है दूसरों की अभिव्यक्ति को ग्रहण करना। अब सुनना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो एक बालक है वो दूसरों के भावों, विचारों, अनुभवों, अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है और यही अभिव्यक्तियाँ जो हैं वो उसमें कौशल का निर्माण करती हैं। अगर वो कोई पॉजिटिव चीज़ें सुनता है तो वो भी वो चीज़ें करने की कोशिश करता है, तो इस प्रकार भी उसमें विकास होता है। नेक्स्ट है ध्वनियों का विभेदीकरण करने में। अब अगर हमें दो शब्दों के बीच में अंतर पता करना है, उनमें क्या चेंजेस हैं, ये सब समझ में आना है, समझाना है, तो सुनना सबसे बेहतर चीज़ है। क्योंकि जैसे हम सुनेंगे उस हिसाब से हम ध्वनि को विभेद कर पाएंगे और अंतर हम सीख पाएंगे। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो श्रवण कौशल है उसके साथ हमारा वाचन भी ठीक होगा, फिर लेखन और पठन जैसे कौशल भी हमारे और ज़्यादा विकसित होंगे। नेक्स्ट है हमारा बाल विकास में बोलने की भूमिका। अब हमने देखा था सुनने की कि सुनने से क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम देखेंगे बोलने। तो सबसे पहला है वाचिक कौशल। वाचिक मीन्स बोलना। तो भाषाई कौशलों में वाचिक कौशल जो है उसका मतलब है कि जो भाव उसके अंदर है उसे वो मौखिक रूप से बोलकर अभिव्यक्त कर सके। अब इसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति अपने विचारों, भावों को अभिव्यक्त करता है और साथ ही साथ लोगों से संवाद स्थापित कर पाता है। मौखिक कौशल में दक्षता है। अगर मौखिक कौशल में दक्षता विद्यार्थी प्राप्त करता है तो धीरे धीरे उसका जो आत्मविश्वास है वो भी इंक्रीज़ होगा। अगर वो मौखिक कौशल में दक्षता प्राप्त नहीं करता है तो उसका आत्मविश्वास भी कम होगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि उसका मौखिक कौशल और दक्ष होता जाए। फिर है बच्चों में सुनकर प्राप्त किए ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायक। अब बच्चे ने क्या सुना है, क्या उसने सही सुना है या नहीं, तो ये जानने के लिए हम एक मूल्यांकन कर सकते हैं, ताकि हम उन्हें सुनकर मूल्यांकन कर सकते हैं कि जो हमने उन्हें सुनाया या जो ज्ञान हमने उनको दिया क्या उन्हें समझ आया। उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ क्वेरीज पूछ सकते हैं, जिसके माध्यम से वो बोलेंगे और हमें उनके ज्ञान के बारे में पता चलेगा कि उन्हें कितना समझ आया। वहीं बच्चों की संकोच को समाप्त करने में सहायक। बोलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो भाषा शिक्षण है उसके अंतर्गत बच्चों में जो झिझक पैदा होती है वो धीरे धीरे दूर होती है। जैसे जैसे बच्चे सामने रह के बोल पाते हैं उनकी जो झिझक है, उनमें जो संकोच है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। हम कई बार देखते हैं कि बहुत बड़ी क्लास में जाने के बाद भी बच्चे बोल नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसकी वजह से उनमें आत्मविश्वास की कमी भी आती है। तो कक्षा में हमें शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ऐसी कुछ चीज़ें क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चे अपने आप को मौन न धारण करें बल्कि अपने आप को एक्सप्रेस करें और सबके सामने अपने भाव रख पाएँ। नेक्स्ट है भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में सहायक। अब ये तो हमें पता ही है कि हमारे अंदर जो भाव चलते हैं, विचार चलते हैं, ज्ञान है, उसको हम अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अगर हम अच्छे से उन्हें व्यक्त कर पा रहे हैं तो हमारे दूसरे कौशल का भी विकास होगा। इस स्थिति में अगर हम ढंग से बोल पा रहे हैं तो हमारी इस स्थिति में हम सीखने की प्रक्रिया बहुत फास्ट चलेगी, और अगर हम नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है वो धीमा हो जाएगा। वहीं भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सहायक। अब बोलने से जो हमारा भाषा विकास की प्रक्रिया है वो और ज़्यादा अच्छी होती जाती है। जैसे जैसे हम बोलते हैं तो जो हमारा भाषा प्रवाह है उसमें प्रवीणता आती जाती, कुशलता आती जाती है
और हम और ज़्यादा अच्छे से कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। हमारी भाषा पर हमारी दक्षता होती है, मजबूती आती है। वहीं हम देखते हैं विद्यालय आधारित कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने में सहायक। विद्यालय में कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि भाषण, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, अंताक्षरी या और भी कहीं। अब अगर हम बच्चों को इन सब में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं तो इन सब के ज़रिए बच्चों में भाषा का विकास और अच्छे से होता है। वहीं हम देखते हैं कि भाषा विकास में बोलना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा बोलेगा तो और ज़्यादा सभी के सामने खुलेगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसका जो विकास है वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा। तो ये था हमारा 3rd चैप्टर जो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए। टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि वर्क 3, सीटेट, एमपीटेट सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।